we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to cover economic survey part. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And students, सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के बारे में ये समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों लेकर आया जाता है, इसके अंदर कौन सी बातें होती हैं, कब ये सबसे पहली बार कंडक्ट कराया गया था. सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे को जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो इसे रिलीज़ करते हैं. और किस ईयर का रिलीज़ किया गया है? 2022-23 का रिलीज़ किया गया है, जिसके अंदर हमेशा इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले रिलीज़ किया जाता है. और जो हमारा बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा. एंड गाइस, एज द नेम सजेस्ट कि इकोनॉमिक सर्वे ये जो नेशनल इकोनॉमी के बारे में बताएगा कि लास्ट ईयर उसकी जीडीपी कितनी थी, इन्फ्लेशन कितनी थी, उसका क्या फिस्कल डेफिसिट रहा है, फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में हम समझेंगे. मींस जो भी नेशनल इकोनॉमी की डिटेल्ड रिपोर्ट है ना एक साल के बारे में, वो हम समझेंगे कहाँ से कैसी कैसी चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड हुई, कैसे उनको कंट्रोल करने के लिए क्या एक्शन लेकर आए गए, वो सारी चीज़ें. एंड सेकंड चीज़ इस इकोनॉमिक सर्वे में ये बताई जाती है कि जो आगे आने वाला साल है उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है, उसके बारे में प्रेडिक्शंस करी जाती है कि आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें इस रेट से ग्रो करेंगी, इन चीज़ों में इतना फॉल बैक होगा, या फिर इन सेक्टर्स में आप पोटेंशियल गेन करते हैं तो आप उसमें काम करिए जिससे कि ग्रोथ रेट और ज़्यादा अच्छी हो. एंड कुछ फ्यूचर के लिए सजेशंस दिए जाते हैं. तो ये तीन चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर करी जाती हैं. एंड जो इकोनॉमिक सर्वे है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा पेश किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया. लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. उसके अंदर एक डिवीजन है इकोनॉमिक डिवीजन, उसके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है. एंड फाइनल अप्रूवल ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर का ही होगा. सो फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रूवल मिलने के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसे पेश करते हैं. और पहली बार जो बजट है वो 1950 से 51 वाला जो पीरियड था उसमें पेश किया गया था, और 1964 तक ये बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे आता था. एंड फिर काफ़ी लंबे टाइम तक ये सिर्फ एक ही वॉल्यूम के अंदर आता था, जिस एक वॉल्यूम के अंदर सारी चीज़ें बताई जाती थी, सारे सेक्टर्स उसमें इंक्लूड करे जाते थे, लाइक एग्रीकल्चर, सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भी फिजिकल डेवलपमेंट्स हुई है, इन्फ्लेशन के बारे में क्या बताया गया, तो सारे पॉलिसीज एरियाज के बारे में भी इसे एक वॉल्यूम के अंदर बताया जाता था. लेकिन 2010 से जो 2021 वाला फेज था इसके अंदर ये दो वॉल्यूम में प्रेजेंट होता था, और अब फिर से ये एक सिंगल वॉल्यूम में प्रेजेंट हुआ है. मींस लास्ट ईयर सिंगल वॉल्यूम में प्रेजेंट हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उन्होंने कुछ रीजन की वजह से रिजाइन दे दिया गया था, इसीलिए ये लास्ट साल एक सिंगल फॉर्मेट में आया. मूविंग ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्वे, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये क्यों कंडक्ट कराया जाता है. बट ये इसकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती बजट पे, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसकी. तब भी एक अथॉरिटेटिवनेस है क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी के बारे में एनालिसिस करके बताता है कि किन किन एरियाज में आपको काम करने की ज़रूरत है जिससे बेटर हो सकता है, या किस एरिया को आप कैसे हैंडल करेंगे, आपकी जीडीपी कैसे चल रही है, आपने इन्फ्लेशन बढ़ी तो आपने उसे कैसे कंट्रोल किया. तो डिफरेंट एरियाज के बारे में ये बताता है. एंड फिर इसके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली ही नेक्स्ट ईयर हम इम्प्रूव करते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आनी है वो उन पॉलिसीज़ में कैसे इनिशिएटिव्स लेना है, उनके जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे समराइज़ करना है जिससे कि वो अपने बेस्ट पोटेंशियल पे आउटपुट दे सके, और क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट रही उन 12 महीनों में, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे आने वाले टाइम में हम वर्क करते हैं. तो यहाँ से हम अपनी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं रिकवरी रेट क्या रहा. स्टूडेंट्स, कोविड आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा डिटोरिएट हो गई थी, लेकिन अब इस फाइनेंशियल ईयर में हम उस ग्रोथ को रिकवर कर लेंगे. रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, जो कि लाख करोड़ में, और आप इस ग्राफ में देख ही सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम कुछ लास्ट सालों का एनालिसिस करेंगे, जो कि इकोनॉमिक सर्वे इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ही लास्ट सालों के बारे में बताता है कि क्या क्या क्राइसिस हुई और कैसे कैसे हमने उसे ओवरकम किया. तो स्टूडेंट्स, 2005 से 2012 वाला फेज अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे क्या हो गया था कि क्रेडिट बूम हुआ था. मींस बहुत ज़्यादा सस्ते रेट्स पे लोन बांटा गया था, और काफ़ी ज़्यादा नंबर में जो सारी कंपनीज उन्होंने लोन लिया. फिर 2015 में क्या होता है, एनपीए क्राइसिस हो जाते हैं. एनपीए क्राइसिस मींस वो उस लोन को रीपे नहीं कर पाई, इस लोन को चुका नहीं पाई, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और 2018 में पहली बार ऐसे हुआ, एनबीएफसी सेक्टर कोलैप्स कर गया. जो इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनीज थी IL&FS, वो कोलैप्स कर गई. फिर उसके बाद कोविड आ गया. आपको कोविड के बारे में तो पता ही है, 2019 से 2021 वाला हम फेस कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोविड ने कहर मचाया. एंड एट लास्ट 2022 में क्या होता है, रशिया यूक्रेन वॉर हो जाती है, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइस शॉक हो जाता है. प्राइस शॉक्स एंड सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आती हैं, लोगों को खाने के लिए तक नहीं मिलता है, चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है.
सो इन्हीं शॉक से हमने कैसे रिकवर किया, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, वो हम पिछले 8 सालों के देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखें तो हमारी गवर्नमेंट आधार लेकर आई है, पीएम जनधन योजना आई है, मोबाइल कनेक्शंस हुए, नेशनल पेंशन स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। और अगर हम बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो उन्होंने उसमें क्या रिफॉर्म्स करे, जिससे कि जो भी वो एनपीए क्राइसिस हुए थे, जो भी कंपनी कोलैप्स हुई थी, उसमें कुछ सुधार किया जाए। तो रिकैपिटलाइजेशन होता है, मर्जर्स होते हैं, प्राइवेटाइजेशन होता है। और डिजिटल पब्लिक गुड्स में बात करें तो यूपीआई लेके आते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डीजी लॉकर, उमंग, ई केवाईसी। मीन्स आप देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में कितने ज़्यादा रिफॉर्म्स पिछले 8 सालों में करे गए हैं। और यही चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक सर्वे से आप देखते हो कि एग्जाम में क्या आएगा। और हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2017 में वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेकर आए, फिर स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, और ईज ऑफ लिविंग की अगर हम एट लास्ट बात करते हैं तो पीएम आवास योजना, जिसमें लोगों को घर प्रोवाइड कराया गया, अमृत स्कीम, जल जीवन मिशन, सौभाग्य, पीएम उज्ज्वला, उनको गैस सिलेंडर्स कनेक्शन फ्री में प्रोवाइड कराया गया, पीने के लिए साफ पानी प्रोवाइड कराया गया। तो इसलिए अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स कराए पिछले 8 सालों में, जिससे कि आज जो हमारी इकोनॉमी है वो फिर से बूम करने के कगार पे है। तो अब हम इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट फेवरेट टॉपिक, और मेरा जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है अबाउट द ग्रोथ रेट, उसके बारे में बात करते हैं। तो 2023-24 में बताया जा रहा है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6% से 6.8% के बीच में रहेगी, जो कि डोमेस्टिकली भी हमारे आरबीआई के द्वारा बताया गया है। और जो मल्टीलेटरल एजेंसीज है, मीन्स इंटरनेशनल एजेंसीज है लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, AGB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन लोगों ने भी हमारी ग्रोथ के बारे में जो है एस्टिमेट किया है। इन स्टूडेंट्स, अब ग्रोथ के बारे में उन्होंने कैसे कैसे एस्टिमेट किया, क्यों हमारी जो ग्रोथ है वो 6% से 6.8% के बीच में रहेगी। तो उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। और जो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उन्होंने बोला है कि हम तो अपर बैंड में ही रहेंगे, मीन्स 6.5 से 6.8% के ग्रोथ के रेट पर ही रहेंगे। क्योंकि अगर आप इस ग्राफ में देखें तो पिछले साल के जो जीडीपी है उसके ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली हम देखें तो 2019-2020 वाला जो फेस था उसमें हमारी जीडीपी 3.7% से ग्रो कर रही थी, और कोविड आने के बाद वो -6.6% पे चली गई। हालांकि मीन्स कोविड से पहले भी हमारी अच्छी हालत नहीं थी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि हम अपनी ग्रोथ को डबल डिजिट में लेकर जाना चाहते थे, हमारी जो जीडीपी है उसको डबल डिजिट में लेकर जाना चाहते थे, तो हमें ग्रोथ रेट भी ज़्यादा लेकर आना चाहिए था। लेकिन अगर हम कोविड के बाद वाली सिचुएशन देखें, 2021 से 2022 वाला फेज देखें, तो उसमें बेस इफेक्ट के अकॉर्डिंगली 8.7% से हमने ग्रो किया, और इस ईयर 2022-23 में हम 7% से ग्रो करेंगे। एंड जो नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट लेकर आया जा रहा है वो है 6% से 6.8% के बेसिस पे हम ग्रो करेंगे, क्योंकि हमने जो भी पिछले टाइम में चीज़ें हुई हैं उनसे काफ़ी चीज़ें सफ़र करी हैं, उनसे सीखा है। एंड हाँ, हमारे जो सर्विस सेक्टर है उसमें अगर हम बात करें, क्योंकि सर्विस सेक्टर हम अपने बहुत ज़्यादा बेस्ट करते हैं सर्विस सेक्टर में। तो 2019 से 20 वाले फेज में हम देखें तो 6.3% सर्विस सेक्टर में ग्रोथ था। फिर कोविड की वजह से -7.8% ग्रोथ हो गई, मीन्स नेगेटिव में ग्रोथ चलेगी, क्योंकि कुछ भी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, ना ही कुछ सर्विसेज हम विद इन द कंट्री प्रोवाइड कर पाते, क्योंकि कोविड आ गया था। तो 7.8% की नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी, लेकिन फिर हमने उसे रिकवर किया 8.4% पे। और स्टूडेंट्स एकदम से ये सोचने वाली बात है ना कि 8.4% कैसे हो गया, अभी तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव में थी। तो ये एक्चुअल में 8.4% नहीं है, बेस इफेक्ट के अकॉर्डिंगली 8.4% है, जिसमें लास्ट ईयर्स के 2 सालों का देख के फिर दिखाया जाता है कि कितनी हमने ग्रोथ करी है। एंड इस साल जो सर्विस सेक्टर में परसेंटेज रहेगा वो है 9.1%। तो सर्विसेज में तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अपर बैंड में बताई गई है और हम इस ग्रोथ रेट को हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये कि प्राइवेट कंजम्पशन को है उसे इंक्रीज कराना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंजम्पशन हो, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा यूथ है वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, फिर वो प्राइवेट कंपनीज में है, और क्योंकि लोग ज़्यादातर उसमें एम्प्लॉयड हैं, तो अगर प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होगा, वो लोग ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी, और वो प्रोड्यूस तभी ज़्यादा चीज़ें करेंगी जब डिमांड इतनी ज़्यादा होगी, और जब डिमांड इतनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी, तो उसके लिए ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होने के लिए भी चाहिए, मीन्स लोगों को जॉब ज़्यादा मिलेंगी। इसलिए हमें प्राइवेट कंजम्पशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, हमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, उसे हाई करना है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स इंक्लूड ऐसी चीज़ों पर खर्चा करना जो आगे आपको बेनिफिट दे। ऐसा नहीं कि जो भी आपने भी खर्चा कर दिया वो पैसा चला गया, आपको खर्चा करके एक्सपेंडिचर करके ऐसा कुछ प्रोड्यूस करना है जो आपको आगे वाले आने टाइम में आपके लिए कैपिटल हो, एसेट हो, उससे आप और चीज़ें या तो उससे आप इनकम कर सकते हैं, या फिर वो आपके लिए आगे आने वाले टाइम में यूजफुल हो सकता है। एंड इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये आता है कि आप जितने भी पब्लिक इंटरटेनमेंट वाले प्लेसेस हैं वो भी ओपन हो चुके हैं, क्योंकि सभी लोगों को वैक्सीनेशन
करवाई जा चुकी है। तो कॉन्टेंट बेस्ड सर्विसेज जो होती थी ना, क्योंकि हम सर्विसेज ही नहीं दे पा रहे थे कोविड की वजह से, लेकिन अब सारी सर्विसेज हम देंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमाज सब ओपन हो चुके हैं, सभी लोग वहाँ पे एंटरटेन होने के लिए जाते हैं। इवन जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो अपने घर चले गए थे, गाँव चले गए थे, वो वापस सिटीज़ में आ चुके हैं, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम एमएसएमई सेक्टर्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इनके लिए ग्रोथ के लिए इनके ग्रो हो गया, क्योंकि जो हमारी ज़्यादातर जो लोग पुअर पीपल हैं, जो ऐसे लोग हैं, मोस्टली वो लोग किस में काम करते हैं, एमएसएमईज में ही काम करते हैं। तो उनके लिए क्रेडिट ग्रोथ हो, क्रेडिट सप्लाई कराने के लिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको फंड किया जा रहा है कि आप एमएसएमईज को ज़्यादा प्रमोट करो, क्योंकि उनसे लोकल चीज़ें वो वोकल बनेगी, उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और एमएसएमईज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखा गया है, इसीलिए एमएसएमईज को और ज़्यादा सपोर्ट करने की बात करी गई है। एंड अब हम फिर से सर्विसेज पे आए, तो जो सर्विसेज है वो हमारी स्ट्रेंथ का सोर्स है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आगे है तो हम सर्विसेज में आगे हैं, इसलिए हमें सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो सर्विस सेक्टर में हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो क्रेडिट ग्रोथ है, मीन्स जो लोन लिया गया है जुलाई 2022 से, वो 16% ज़्यादा हो चुका है, और जुलाई 2022 से ज़्यादा जो सर्विसेज का एक्सपेंशन हो चुका है, हर एक लेवल में जो सर्विसेज है वो पहुंच चुकी है, हर एक के कोने तक पहुंच चुकी है। एंड इसके अलावा जो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट है 2027 तक बोला गया है कि जो हमारी ई कॉमर्स मार्केट है, कि मार्केट है मीन्स डिजिटल बिजनेस करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, उसके अंदर फैशन, ग्रोसरीज, जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, आपने अब देखा होगा कि हर चीज़ अब आपको ऑनलाइन मिल जाती है, इवन मेडिसिन तक आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि 2/3 जो इंडिया का ई कॉमर्स बिजनेस है वो 2027 तक तो इन्हीं चीज़ों से कैप्चर हो जाएगा। मीन्स और ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करने में हमें हेल्प होगी, और हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड इस ग्रोथ रेट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक लास्ट चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा जो पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आए हैं, लाइक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। ऐसी स्कीम वो लेके आए कि अगर आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। और प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लोगों की जरूरत होगी, मीन्स जॉब ज़्यादा इंक्रीज होंगी, मीन्स अगर आप जॉब ज़्यादा प्रोवाइड करें तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। एंड नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज कि जो भी एक सामान को दूसरे सामान, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी सामान को लेकर जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, टाइम बाउंड मैनर में वो पहुंच नहीं पाता था, इसलिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज वो लेकर आए हैं। इसके साथ वो पीएम गति शक्ति लेकर आए हैं। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी होता है, वो चैनल पे देखना, पीएम गति शक्ति के ऊपर। एंड डिस्पाइट हैविंग 3 शॉक्स लगे। सबसे पहला कोविड-19 का था, उससे तो सारी की सारी जो इकोनॉमीज थी वो बंद हो गई थी, कुछ भी काम नहीं हो रहा था। देन फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से भी पूरे वर्ल्ड इफेक्ट हुआ है, सभी चीज़ों की सप्लाई शॉक्स हो चुकी थी। एंड एट लास्ट जब सप्लाई शॉक की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ी, उस इन्फ्लेशन को काप डाउन करने के लिए जो पॉलिसी रेट्स थे वो हाई कर दिए गए सेंट्रल बैंक के द्वारा, मीन्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। तो ये वो 3 शॉक्स है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। डिस्पाइट हैविंग दीज 3 शॉक्स, जो वर्ल्ड वाइड एजेंसीज है, मीन जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो ये बता रहा है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है 2023 में, जो कि 6.5 से 7% पे ग्रो करेगी। इवन चाइना भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही है, और हमें बताया जा रहा है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की बात आई गई है, तो इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए CPI एंड WPI 2 इन्फ्लेशन के बारे में दी गई है। तो WPI तो आप छोड़ दीजिए, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो CPI है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू द RBI वो 2 से 6% के स्लैब के बीच में होनी चाहिए। और अभी इस साल वो क्योंकि क्या थी 6.8% थी, लेकिन RBI ने बोला है अब इससे ज़्यादा ये पीक आ चुका है, इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, और हम फिर से जो अपना हमारा टारगेट है कि इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए, उसी के बीच में वापस जाएंगे और इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस होगी, चीज़ें सस्ती होंगी। RBI ने ऐसे कह तो दिया कि हम वापस उस स्लैब के को कवर करने के लिए, अचीव करने के लिए जाएंगे, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से RBI ऐसा कह रहा है। तो इन्फ्लेशन को काप डाउन करने के लिए जो भी गवर्नमेंट काफ़ी सारी ड्यूटीज़ लगाता है, लाइक एक्साइज ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, उनको उसने कट ऑफ किया है। सबसे पहले जो कोकिंग कोल है उस पर जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है उसने उसको बिल्कुल कट कर दिया है, वो 0 पे लिया है। और इतने ज़्यादा जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए थे उसमें भी उसने रिडक्शन करी है, क्योंकि उसमें एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसलिए वो एक्साइज ड्यूटी हटाई। कई जगह पे वो कस्टम ड्यूटी भी अप्लाई करते हैं, जैसे कॉटन के उस पर, तो कॉटन से उन्होंने कस्टम ड्यूटी भी हटा दी गई है। एंड वीट के एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट किया गया है, बोला गया है कि वीट बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं जाके लेकर लाया जाएगा, क्योंकि अभी भी
वीट के क्राइसिस है, सप्लाई शॉक है, इसलिए वीट को बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फिस्कल डेफिसिट मीन्स एक साल के अंदर जितना भी गवर्नमेंट को डेफिसिट हुआ है, मीन्स जितना वो कमा रही है और जितना वो खर्च कर रही है। सपोज अगर उसने 1000 रुपये कमाए और वो खर्च 1200 कर रही है, तो वो 200 का जो गैप आया उसे वो कहाँ से पूरा कर रही है, वो कहाँ से पैसे लेकर आ रही है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेशन कर रही है। तो इसके लिए दो ऑप्शन होता है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करे, मीन्स घर का सामान बेच के वो पैसे लेकर आए, या फिर वो लोन ले जो एक्सटर्नल एजेंसीज है उनसे। ओके, तो अगर हम अपने फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो इस बार 6.4% होने वाला है। मीन्स हम अपने डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए जा रहे हैं, और जो बाकी डेफिसिट है वो आप उस ग्राफ में देख सकते हैं। और अगर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, जो कि यूएस डॉलर्स में होता है, यूएस बिलियन डॉलर्स में होता है, तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी इंपॉर्टेंस हमें और बाकी सब लोगों को सीखनी चाहिए, श्रीलंका और पाकिस्तान से। और हमें तो सबसे ज़्यादा सीखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे नेबर्स है, कि कैसे उनमें क्राइसिस हो चुके हैं, उनके पास ज़रा सा भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा है। तो 2019-20 वाले फेज में हमारे पास 478 फॉरेन रिजर्व था, एंड 2021-22 में 607 हमारे पास बिलियन डॉलर्स थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। लेकिन इस बार कितने हो गए, वो 563 हो गए, क्योंकि जितने भी सारे क्राइसिस थे, रशिया यूक्रेन क्राइसिस आए, तो फिर उससे क्या हुआ, जो सप्लाई शॉक्स वगैरह हुए, चीज़ें हमारे पास थी नहीं, तो फिर बाहर से खरीदने के लिए हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो देने पड़े। इसीलिए हमारी जो है 563 हो चुकी है, लेकिन 563 भी है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। हाँ, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन की इकोनॉमिक सर्वे में फूड ग्रेन्स के बारे में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स। फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर एक ऐसी टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है जो कि कोविड-19 पे भी उसने कोई इफेक्ट नहीं किया था। सारे सेक्टर्स जो थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सारे सेक्टर्स में दबाव बहुत ज़्यादा, मतलब वो ग्लो हो चुके थे, लेकिन एग्रीकल्चर में हमेशा ऑलरेडी क्या हुआ है, ग्रोथ ही हुई है। तो 2018-19 से अगर हम देखें तो 285.2 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन हुआ था, और अगर हम 2021-22 में देखें तो 315.7 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन हुआ है, जो कि हमारा मीन्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो हमेशा सरप्लस ही रहा है, वो इंक्रीज होता ही रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा है, हमें एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीटली फोकस एग्रीकल्चर पे करना चाहिए, बट और सेक्टर्स को फोकस करते हुए हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम एक एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी है। मूविंग फर्दर ऑन टू द इलेक्शंस, हम कुछ सिग्निफिकेंट आउटकम्स देखते हैं कि किन किन चीज़ों में हमारी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया है। तो सबसे पहली बात, अगर हम मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट देखें, मीन्स एक चाइल्ड के बर्थ पे 1 लाख लाइफ बर्थ पे कितनी ज़्यादा मदर की डेथ होती है, तो ये 2013 में 167 था, और अगर हम 2020 में देखें तो 97 पे आ चुका है। मीन्स मदर्स की डेथ कम होती हैं। और अब हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स देखें कि मीन्स पर 1000 बर्थ पे कितने ज़्यादा जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। सो वही 2014 से 39 था, एंड 2020 में हम देखें तो 28 हो चुका है। वही अगर हम आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर देखें, मीन्स जो आपको पता है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी हेल्थ इंजरी हो जाती है, हेल्थ से रिलेटेड इशू हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों के जो पैसे होते हैं ना, वो हेल्थ में ही चले जाते हैं। इवन वो उसके लिए उन्हें लोन भी लेना पड़ता है। तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है, जिससे कि लोगों को इतना ज़्यादा भारी जो चीज़ है वो ना अपने ऊपर फेस करनी पड़े। तो 2013-14 में 64% था जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है, और 2018-19 में वो 48% हो चुका है। मीन्स हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है, और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वो चीज़ें ऐसी लेकर आई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके पैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर पे कम खर्च होते हैं। नाउ अगर हम इंस्टीट्यूशनल बर्थ को देखें, इंस्टीट्यूशनल बर्थ मीन्स इंस्टीट्यूशन के अंदर कितने लोगों का बर्थ होता है, मीन्स वो कैसे कैसे उन्हें फैसिलिटीज़ मिल पाती है। एक बच्चे को जो चीज़ें मिलनी चाहिए उसके बर्थ के टाइम पे, वो उसे मिल भी रही है नहीं, वो भी आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। एंड कुछ कोविड के डेटा दिए हुए आप उन सबको एनालिसिस कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारी गवर्नमेंट ने लोगों की लाइफ बेटर करने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें करी हैं। सो पीएम श्री स्कूल्स 14,500 बनाए हैं, जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो जाके पढ़ते हैं, एंड आप उसका जो आंकड़ा है वो इसमें देख सकते हैं। देन प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, होता क्या था कि बच्चे जो है एडमिशन तो उनके पेरेंट्स करवा देते थे, लेकिन उनके एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो फिर उनको ड्रॉप करवाना पड़ता था। तो 2013-14 में ये 4.7% था, लेकिन 2021-22 में अगर हम देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1.5% रह गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर्स में देखें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्सपेंडिचर किया है लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तो भी आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि लाइक ईयर बाय ईयर 2018-19 से फिर 2020-21 में ईयर बाय ईयर जो उन्होंने
इन्होंने चीजें करी हैं वो इंक्रीज हुई हैं, और इसीलिए ही जो इकोनॉमिक सर्वे है वो लेकर आया जाता है, जिसकी बताया जाए कि पिछले सालों में क्या क्या गलती रही, उनसे हम क्या क्या सीख हैं, आगे आने वाले टाइम के लिए क्या क्या प्रेडिक्शन है, उनको कैसे कंट्रोल करें अगर कोई चीज हम गलत चीज की तरफ जा रहे हैं, डिटोरिएट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को। इसलिए जो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा होते हैं बताए जाते हैं। तो अब अगर हम फाइनेंस के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आई, चाहे वो कोविड-19 था या फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर था, कुछ भी हो, अगर हम बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। हमारे से नीचे जो यूके, जर्मनी, चाइना है, उनकी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में गई है, हमारे से मीन्स कोई कंपेरेबल ही नहीं है। मूविंग ऑन टू द एक्सटर्नल सेक्टर कि हम उसमें क्या क्या और इंप्रूव कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स अप्रैल टू दिसंबर 2022 में अगर हम देखें तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स रहे हैं वो 332.8 बिलियन डॉलर्स के रहे हैं। मीन्स पिछले एक साल में हमने 16% ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट्स करे हैं, हमारी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, इसीलिए इंडिया को 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर बोला जा रहा है, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। एंड आपको ये पता ही है कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज है, मीन्स सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज जो है वो इंडिया के पास आते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, और हमारा जो एक्सटर्नल डेट रेशियो है वो भी हम उसे रिड्यूस कर रहे हैं, और हमारे पास जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए वो भी हमारे पास कंफर्टेबल अमाउंट में है कि हमें आगे आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को लेके। सो हम रेमिटेंसेस की बात कर रहे थे, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली आप देखते हैं इंडिया जो है ड्यूरिंग 2022 100 रेमिटेंसेस उसके पास आ रहे हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस हम रिसीव करते हैं, और जो हमारे से नीचे जो कंट्रीज हैं मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस, इनके ये तो हमारे में कंपैरिजन में नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पे 60-50 में 38 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस आते हैं। मीन्स इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस देता है। रेमिटेंसेस मीन्स जो इंडियन लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं वो इन रिटर्न अपने पेरेंट्स को या फिर अपनी कंट्री को जो भी पैसे भिजवाते हैं, दैट्स कॉल्ड रेमिटेंसेस। मूविंग ऑन टू द पॉलिसीज अडॉप्ट जो इकोनॉमिक सर्विस में बताई गई है, तो सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में देखते हैं। एनर्जी में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया था, जिसके अंदर 8 मिशन थे कि क्लाइमेट को लेके क्या क्या कंसर्न्स हैं और उनके लेके मिशंस की कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देन COP27 आया, जिसमें के अंदर NTCs को अपडेट किया गया और उसके अंदर जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है उसके लेके मास मूवमेंट किया गया। देन शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अब हम लोग रिन्यूएबल सोर्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। पहले किससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते थे तो वो कोल वगैरह से प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर पैनल से हम एनर्जी कर रहे हैं, और इसी में ही हमने PLI स्कीम्स भी दी हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इसी में आ जाता है कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे इंसेंटिवाइज करें। देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में भी एक ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो आप उसे देख सकते हैं कि क्या क्या नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर है, जिससे कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं क्लीनर टुमारो के लिए एनर्जी के अंदर। देन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसके अंदर जो हमारी RBI है उन्होंने 5 और 10 साल के अंदर 4000 करोड़ वर्थ के बॉन्ड्स को रिकवर किया है, जिन्हें इसलिए बोला जा रहा है कि वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1 था। आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम इसको 2 सेक्शन में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। सो पार्ट 2 इकोनॉमिक सर्वे का हम कल लेके आएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of prelims booster series, and stay tuned for the next update.